नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है, जहां राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब बात सोनम, साजिश और सवालों की हो रही है। एक और दंग कर देने वाला खुलासा, मसलन सोनम का चिल्ला कर कहना मार दो इसे। इसी तरह सोनम का विधवा प्लान, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, और साथ ही TV9 स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के साथ कई जरूरी सवालों के जवाब भी जानने की करेंगे कोशिश। पहली बड़ी खबर है, क्योंकि शिलोंग से TV9 की एक खास पड़ताल, जहां राजा और सोनम ने स्कूटी बुक करवाई थी और शिलोंग में किराए पर स्कूटी ली गई थी। राजा रघुवंशी के कत्ल की खौफनाक कहानी की इबारत लिखी जाती है सोहरा में। सोनम और राजा रघुवंशी एक स्कूटी बुक करके शिलोंग से चलते हैं और 22 मई को वो लोग सोहरा में पहुंचते हैं और यहां पर मनहा होटल में साजिश के तहत सोनम एक अपने बैग को रखती है और स्कूटी के जरिए वो लोग डबल डेकर की तरफ जाते हैं। जो सोनम और राजा स्कूटी बुक करके लाए थे वो आप देखेंगे, ये नीले रंग की स्कूटी है, ML05A 1472। यही वो स्कूटी है जो इन लोगों ने बुक करी थी शिलोंग से, और इसी को लेकर के ये लोग पहले सोहरा पहुंचते हैं और यहां से फिर डबल डेकर की तरफ जाते हैं। और यही लावारिस स्कूटी वाइजेडोंग के पास ये खड़ी हुई मिलती है, जिसको पुलिस ने यहां अपने कब्जे में लिया है। ये काफ़ी अहम सबूत पुलिस के लिए मिलता है, क्योंकि यहीं से इस कहानी की पर्दे खोलने की शुरुआत पुलिस करती है कि आखिर ये जो लावारिस स्कूटी थी वो वहां तक कैसे पहुंची, और बाकायदा पूछताछ की जाती है जहां से ये स्कूटी इन लोगों ने बुक करी थी। और शिलोंग रुक करूंगी, मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे करूं सवाल। उससे पहले आपको बता दें, स्टूडियो में खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और शारदा प्रसाद सर, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेघालय, और साथ ही प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल, और इस बीच सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीपक रहेजा, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राजेश्वरी रेड्डी मैम भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले पुनीत, सवाल आपसे, क्योंकि यही डिजिटल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, और यही डिजिटल एविडेंस अब सोनम के लिए काल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलिस लगातार सुरागों का सिरा पकड़ रही है, एक एक चीज़ों को खोली, उसमें साफ जाहिर होता है कि कैसे प्लानिंग के तहत सोनम ने ये स्कूटी बुक कराई थी और उसके बाद ये लोग सोहरा पहुंचे थे और यहाँ से कहानी की नई शुरुआत होती है। आपको बता दूं, इसी साजिश के तहत सोनम जो है वो सोहरा में मनहा होटल पहुंचती है और यहाँ पर वो अपना बैग रखती है। थोड़ी देर के लिए वो लोग यहाँ पर रुकते हैं और यहीं का वो CCTV सबसे पहले सामने आता है, जिसमें सोनम के ऊपर शक गहराता है कि सोनम आखिर क्यों राजा से थोड़ी दूर जा करके फोन पर लगातार किससे लंबी लंबी बात कर रही होती है। यही CCTV पुलिस को शक पैदा करता है कि आखिर सोनम किससे बात कर रही होती है, और यहीं से पुलिस सोनम के नंबर को सर्विलांस पर डालती है। उसके तमाम जो कॉल डिटेल्स थी उनको खंगालती है, जिससे राज कुशवाहा का नंबर पुलिस के सामने आता है और पुलिस उसके बाद राज कुशवाहा तक पहुंचती है और सारा जो कत्ल का खेल था वो सामने आता है कि आखिर कैसे सोनम ने अपने पति का कत्ल करने के लिए सुपारी किलर्स को हायर किया, 50,000 रुपए की सुपारी दी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का साजिश के तहत कत्ल कराया। पहले उसको इंदौर से मेघालय लेके आई, शिलोंग से वो लोग फिर सोहरा पहुंचते और यहां से डबल डेकर, और जो शूटर्स थे वो भी लगातार साथ में थे, क्योंकि चश्मदीदों ने पुलिस को बताया है कि कुछ 3 लोग थे जो लगातार हिंदी में बातचीत कर रहे थे और पुलिस का शक यहां से गहरा जाता है। जिसके बाद स्कूटी लावारिस हालत में पुलिस को 27 मई को मिलती है और यहां से सारी कुछ चीजें खुलती है, जिससे पता चलता है कि जो लाश थी वो वाइजेडोंग के पास मिली 2 जून को, और सर्विलांस के जरिए आखिरकार 9 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या को अंजाम देने से पहले की बात आपने बता दी है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि बड़ी खबर है राजा रघुवंशी मर्डर केस में, जहां शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची सोनम, और 25 मई को शिलोंग से इंदौर पहुंची सोनम। इंदौर में ही रात से सोनम की मुलाकात, और सोनम इंदौर में किराए के घर पर रुकी। एक ड्राइवर ने सोनम को इंदौर से यूपी ड्रॉप किया और वाराणसी होते हुए गाजीपुर सोनम पहुंची। अब गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से मर्डर में हथियार इस्तेमाल किया गया। क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है, इसलिए डॉक्टर भूपेश, सवाल आपसे उन्हीं डिजिटल एविडेंसेस को लेकर, क्योंकि ओवरऑल उसकी बुकिंग से लेकर, क्योंकि बुकिंग में ही सबसे पहला एक बड़ा खुलासा हो गया था कि सिर्फ जाने की बुकिंग की थी, वापसी की बुकिंग नहीं की थी। और थोड़ी देर पहले आपने TV9 से राजा की मां की बात भी सुनी, जिन्होंने कहा कि सोनम के दबाव में ही वो वहां पर गए, जबकि वो तब वहां जाना नहीं चाहता था।
डॉक्टर भूपेश। देखिए सुरभि, ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल एविडेंस इस समय एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहे हैं। Exactly. और मेघालय पुलिस जो इस नतीजे पर पहुंची है आज, वो डिजिटल एविडेंस की बिना पर पहुंची है। और डिजिटल एविडेंस की बहुत बड़ी वैल्यू है, तब से बन जाती है जब से ये टिकट बुकिंग नहीं, उससे भी 10-15 दिन पहले से ही, क्योंकि जब टिकट बुकिंग की जा रही थी, ये पूरी प्लानिंग हो रही थी कि मेघालय जाना है, क्राइम साइट हमें वो चूज़ करनी है, उससे पहले ही इन 4 लोगों से, चाहे वो राज कुशवाहा हो या अन्य 3 जो किलर्स हैं, उनसे बातचीत चल रही होगी। उस समय ये ज़रूरी है कि उस समय के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप मैसेजेस जो सोनम के मोबाइल से हैं वो निकाले जाए, अगर मोबाइल मिल गया है तो। और उसके बाद जब ये पूरी वारदात हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं, भले ही सोनम के पास मोबाइल नहीं था, पर उन 4 लोगों के पास मोबाइल था। सोनम किसी ना किसी मोबाइल के जरिए उन 4 लोगों से बात कर रही होगी, किसी नई सिम के जरिए या किसी और अन्य व्यक्ति के जरिए। उस व्यक्ति की भी जान पहचान डिजिटल एविडेंस की बिना पर होनी चाहिए, और ये पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी कि किस समय क्या मैसेज किए और क्यों वो क्राइम साइट चुनी, किस समय ये प्लानिंग हुई। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की गुत्थी डिजिटल एविडेंस की बेस पर यहाँ पर सुलझती हुई दिखाई दे रही है सुरभि। बिल्कुल। अब लेकिन आगे जांच होगी कैसे, इसके बारे में शारदा प्रसाद सर सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर है, और ये राजा मर्डर केस से जुड़े बड़े सवाल, क्योंकि कई सवालों के जवाब की तलाश जारी है। और राजा मर्डर केस में ही गाजीपुर कनेक्शन की जो जांच की जा रही है, उसके बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो फहरिस्त बनाई गई है, जिस आधार पर मामले की जवाब और तलाश आगे जारी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और साजिश किसने रची थी, किस तरीके से जो राजा था उसको यहां से सीधा गुवाहाटी ले जाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तफ्तीश के दौरान ये पूरा जो ट्रैवलॉग था, यानी कि वारदात के बाद किस तरीके से जो सोनम थी वो पहुंची है गाजीपुर, ये पूरी जो हिस्ट्री थी या फिर कहें जो पूरा उसका ट्रैवलॉग है वो अब सामने आ चुका है जांच एजेंसियों के, और पता चल चुका है कि आखिरकार कैसे 25 तारीख को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। उसके बाद पता चला कि वहां पर राज की सोनम से मुलाकात हुई। सोनम इंदौर में किराए के मकान में रही, एक ड्राइवर ने यूपी ड्रॉप किया, वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची सोनम, और उसके बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास मर्डर में इस्तेमाल हथियार दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो पहला वार था वो पहला वार विशाल ने किया था, जो एक आरोपी 4 गिरफ्तार आरोपियों में से एक है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को सोनम पर शक कैसे हुआ, उसकी जो वजह जांच एजेंसी ने बताई, उसमें पता चला कि सोनम ने हनीमून के दौरान एक भी फोटो अपनी अपलोड नहीं की थी सोशल मीडिया पर, और ये सबसे अहम सबूत था सोनम के खिलाफ। और जब उससे पूछताछ की गई तो वो टूट गई और उसने अपना गुनाह उस वक्त कबूल किया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये 2:15 पर एक पोस्ट वहां पर आया था जो राजा के अकाउंट से किया गया था, वो भी सोनम ने किया था, ताकि ये पता चल सके कि मर्डर के वक्त यानी कि मर्डर के बाद भी राजा जिंदा है। तो कोशिश की गई राजा को जिंदा दिखाने की पूरे हनीमून पर। उसका सोशल मीडिया अकाउंट लगातार सोनम खुद यूज कर रही थी, तो कहीं ना कहीं तस्वीर पूरे तरीके से साफ थी कि सोनम साफ तौर पर इस पूरी मर्डर के अंदर इन्वॉल्व थी। जी आगे भी इस बारे में आपसे और जानकारी लूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर जितेंद्र, क्योंकि यहां राजा मर्डर केस से जुड़े बड़े सवाल हैं और कई सवालों के जवाब की तलाश जिस तरीके से जारी है। राजा मर्डर केस में गाजीपुर कनेक्शन की जांच भी होगी, और फिलहाल वो बड़े सवाल अब आपके सामने होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डिजिटल एविडेंस की हमने बात की, मेरे सहयोगी जितेंद्र ने अब एक बहुत बड़ी जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी सोनम ऑपरेट कर रही थी, यानी किस किस के वो कॉन्टैक्ट में रही, उसके बाद क्या क्या मूवमेंट्स थी और कहां उसने कांटेक्ट किया राज कुशवाहा को। लेकिन इस बीच सोनम और सवाल जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं, फिलहाल वो जानिए, क्योंकि राजा मर्डर केस का गाजीपुर कनेक्शन क्या है, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। यहां तक कि शिलोंग से गाजीपुर तक वो कैसे पहुंची, और 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां पर थी, चारों आरोपियों का गाजीपुर से क्या कनेक्शन है, और सोनम ने ही राजा के मर्डर की सुपारी दी थी। इस बीच एक और बड़ा सवाल, राज कुशवाहा के बारे में सोनम परिवार को पता था। ये बहुत बड़े सवाल है शारदा सर। इस लिहाज से देखा जाए तो ये एविडेंसेस कितना कारगर साबित हो सकते हैं, और इस प्लानिंग को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया वो अब पूरी तरीके से बेपर्दा हो गई है। लेकिन अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में इनको क्या पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए उस स्पॉट तक भी ले जाया जाएगा? देखिए सुबीर, ये जो चेन ऑफ एविडेंस है वो कंप्लीट होना होगा। ओके। तो इन्वेस्टिगेशन करने और सुपरवाइज करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ है, वो ये देखेगा कि हमारे चेन ऑफ एविडेंस में वीक पॉइंट कहाँ हैं या गैप्स कहाँ हैं। उन गैप्स को भरने की ज़रूरत है। और ये उस दिन से नहीं, जब इन्होंने साइट सिलेक्शन किया होगा कि चलो हम लोग एक डबल डेकर
ब्रिज के पास में जाएंगे तो डबल डेकर ब्रिज को किसी ने तो गूगल पर सर्च किया होगा, उसके बाद देखा होगा कि वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे, कितना डिस्टेंस है, तो उस दिन से ये टेक्निकल एविडेंस मिलेगा। और वहीं से मीटिंग ऑफ माइंड्स नेक्स्ट है। तो कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो किसने किससे क्या बात की उसके बारे में डिटेल मिलेगी। और सबसे बड़ा तो एक जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो दाव से मिलेगा। दाव माने जिसको कि आपने कुल्हाड़ी के लिए कहा हुआ है, वो एक्चुअली करेक्ट वर्ड है दाव। दाव माने छोटा हैंडल है और बड़ा ब्लेड है, ऐसा होता है। और वो इन्होंने लोकल कोई नहीं प्रयोग किया था, बाहर से मंगाया था। तो बाहर का सामान आया हुआ है, लोकल सामान नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ हुआ और किसी व्यक्ति ने दाव उठा करके इनको मारा, तो वो रूल आउट हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगाया गया है। इम्पोर्टेड माने मेघालय का नहीं है, बाहर से मंगाया गया है। तो इसलिए वो भी रीइंफोर्स करेगा कि ये प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है, वो देखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसी पूरी कॉन्स्पिरेसी और इसी पूरी साजिश को देखते हुए किस तरीके से इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, प्राइवेट डिटेक्टिव इस वक्त संजीव तेसवाल भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे सवाल करूं उससे पहले एक बड़ी खबर है, क्योंकि राजा मर्डर केस से जुड़े और भी बड़े सवाल हैं। सोनम ने वापसी की टिकट नहीं करवाई, 17 दिन बाद ही सरेंडर की वजह पर जिस तरीके से सस्पेंस खड़ा हो रहा है, एक्सपर्ट से इसको लेकर भी सवाल करूं उससे पहले एक एक डिटेल आपके सामने, और उसके बाद संजीव जी सवाल आपसे, क्योंकि बड़े सवाल हैं और सस्पेंस जिस तरीके से बना हुआ है उसमें सोनम ने 17 दिन बाद ही सरेंडर क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोनम ने वापसी की टिकट क्यों नहीं करवाई, दूसरा बड़ा सवाल। सोनम ने मर्जी से शादी की तो मर्डर क्यों किया, और सोनम कातिल तो मर्डर के बाद का मकसद क्या था। हालांकि राजा का मर्डर हुआ, सोनम को खरोच तक नहीं आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है संजीव जी, जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन किस तरीके से इन कड़ियों को अब जोड़ा जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान? देखिए, राजा रघुवंशी के मर्डर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी है और जो चीज़ें दिख रही हैं वो साफ बताती हैं कि इसके अंदर बहुत गहरी प्लानिंग की गई है। और इसी प्लानिंग के तहत बहुत सारी गलतियां भी की गई हैं, लूप होल्स भी हैं, और उन्हीं लूप होल्स के अंदर ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं जो इनको सजा की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले गलती उन्होंने जो करी वो वहाँ पे सोनम के कपड़ों को छोड़ा गया, उसके ऊपर खून लगा हुआ है, जबकि जब सोनम सरेंडर करती है तो उस वक्त वो घायल नहीं है, कहीं उसके कोई खून का निशान नहीं है, तो उस कपड़े पे खून का निशान किसका है। नंबर 2, जो वहाँ पे दाव छोड़ा गया, मान लीजिए अगर ये एक हथियार है, इस हथियार से अगर किसी को किल किया गया और इस हथियार को वहाँ फेंक दिया गया, तो फेंकने के बाद जो ऊपर की बॉडी है जहाँ हैंडल है वहाँ पे हो सकता है कि फिंगरप्रिंट ना मिले क्योंकि वहाँ मॉइस्चर है, मौसम है, लेकिन जो इसके नीचे की जगह है वो जब एक बार हथियार वहाँ गिर गया और जब पुलिस ने उसे रिकवर किया तो नीचे से भी फिंगरप्रिंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 3, जो क्रिमिनल 3 पकड़े गए वो तीनों के तीनों क्रिमिनलों ने इसी एरिया को क्यों 100% समझने की कोशिश करो कि इसी एरिया को क्यों पसंद किया। क्या ये रिमोट एरिया था? क्या यहाँ पे आवाज़ें नहीं सुनी जा सकती थी? क्या ये ऐसा जंगल था जहाँ पे बॉडी डिकम्पोज हो सकती थी, जहाँ से बॉडी बह कर क्या बांग्लादेश जा सकती थी? ये एरिया अगर चुना गया है तो इसका मतलब इनकी प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम चेक करेंगे तो कभी ना कभी ये एरिया देखने के लिए इन तीनों में से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ जरूर आया होगा, क्योंकि कत्ल के वक्त तो ये वहाँ थे, ये इनकी डिटेल कह रही है, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री एक 6 महीने, साल की या 3 महीने की जरूर बताएगी वहाँ ये पहुँचे थे। उसके बाद आता है स्कूटी। स्कूटी को कोई किसी भी कीमत पे अपनी पार्किंग में खड़ा करेगा, क्योंकि पहली बार कोई घूमने गया है तो वो जंगल में 3 किलोमीटर अंदर ले जाके नहीं ले जाएगा, इसका मतलब वहाँ उसे हाइड किया गया है। चाबी वहाँ इसलिए फेंकी गई है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि यहाँ पे झड़प हुई, झड़प के बाद राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ और उसकी बॉडी को कहीं डिकम्पोज करने के लिए कहीं फेंक दिया गया। अब समझने वाली बात यह कि सोनम रघुवंशी अपने आप को गाजीपुर से सरेंडर करते हुए ये कहती हैं कि मैं यहाँ पर फेंकी गई हूँ या मुझे किडनैप कर लिया गया था और मुझे कहीं छुपा के रखा गया था और यहाँ फेंक दिया गया। मुझे इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी नजर आती है सोनम की। बिल्कुल, सोनम इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि उसको पता है कि अब बचने के चांस तो हो गए खत्म, क्योंकि नेपाल तो मैं भाग नहीं सकती थी, जितना मैंने पैसा 9 लाख ये सब पैसा इकट्ठा किया था अब ये मैं कर नहीं सकती हूँ। तो उस कंडीशन में सोनम अब आगे अपनी स्टेटमेंट में ये कह सकती है, ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि सोनम कहेगी
कि उस वक्त इन लोगों ने, तीनों ने वहां लूटपाट की। क्यों लूटपाट की? यानी आप कह रहे हैं कि जिनको सुपारी दी उन्हीं को आने वाले वक्त में अपने स्टेटमेंट में वो फंसा भी सकती है। हालांकि ये जो माइंडसेट है और जिस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया है, साइकियाट्रिस्ट भी हैं इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ, उनसे भी इसी साइकोलॉजी को लेकर सवाल करना जरूरी है, क्योंकि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं। इतनी आसानी से, यहां तक कि उसकी मां से फोन पर बात करने के बाद, जिनसे वो ये कह रही है कि वो अपना व्रत नहीं तोड़ेगी, उसी के कुछ घंटे बाद उनके बेटे को मौत के घाट उतार देती है सोनम। कैसे संभव हो सकता है ये? एक और बड़ी खबर, क्योंकि टीवी9 पर राजा रघुवंशी की मां ने यह कहा कि राजा ने कहा था सोनम समय नहीं देती है, राजा के मैसेज का जवाब नहीं देती थी सोनम। नया बयान सोनम की एक दोस्त का सामने आया है, जो उसकी बचपन से दोस्त है, बचपन से लेकर अब तक, और वो ये कह रही है कि सोनम ऐसा कर ही नहीं सकती। अब क्या आपको धीरे धीरे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि सोनम ने ही ऐसा किया? यकीन होता जा रहा है। अभी कल तक भी यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है। सोनम के खिलाफ सारे मतलब सबूत निकलते जा रहा है, धीरे 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 सोनम के खिलाफ ही सबूत आ रहा है। जितने भी आ रहे हैं ना, सब सोनम के खिलाफ ही सबूत आ रहे हैं। सोनम का व्यवहार कैसा था शादी से पहले? क्योंकि शादी जब तय हुई और जब शादी हुई तो उसमें भी अच्छा खासा वक्त था। उस वक्त और शादी के बाद सोनम का व्यवहार कैसा रहा आप लोगों के प्रति, राजा के प्रति? क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको कभी शक हुआ कि ये क्यों हो रहा है, या सोनम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? सोनम का व्यवहार तो उसने इतना अच्छा रख रखा था। अभी मेरी जब भी बातें होती थी तो वो अच्छे से ही बातें करती थी मेरे से। घर पे भी आई थी वो तो अच्छे से रहती थी, मगर है ना बस मोबाइल पे है ना कुछ न कुछ मैसेज जैसा चलता रहता था उसका। उमा जी, लेकिन अब तो ये जानकारी सामने आ रही है कि राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से सोनम का शादी से पहले अफेयर चल रहा था, और वो इस हत्याकांड में बराबर शरीक था, और राज के साथ मिलकर ही सोनम ने ये पूरी प्लानिंग की थी। तो इन सब बातों की कोई जानकारी दूर दूर तक नहीं थी। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि सोनम के घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं राजा के साथ? ऐसा कभी कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है, क्योंकि है ना हमने जब भी देखा था तो हमारे साथ उसका व्यवहार अच्छा था। अब वो बीच बीच में उसका कैसा रहता उसके घर में ये नहीं पता था। राजा को भी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नजर आई हो जिसका जिक्र उसने आपसे किया हो? नहीं, राजा ने कभी नहीं किया। बस राजा को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी? बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटे, तो मैं क्यों करूँगा बात, बोले कि। फिर मैंने सोनम को बोला था, तो फिर ना उसको समझाया था कि देखो राजा को पहले तुम फ़ोन लगा लिया करो आगे करके, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती क्यों, वो नहीं लगा सकते क्या? तो मैंने कि ना वो लगाता है, तुम उठाते नहीं हो तो तुम होके पहले ही लगा लिया करो। तो फिर उसने ना उस दिन से राजा से अच्छे से बात करने लगी थी। डॉक्टर दीपक रहेजा, किस तरीके से आप इसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि ये जो साइकी है, क्या ये आपको लगता है एक नॉर्मल इंसान की हो सकती है? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सर इस पूरे मामले पर। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका नहीं है किसी तरीके से। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। सॉरी दीपक सर, आपके पास वापस आती हूँ। शुभम के पास मैं सबसे पहले जा रही हूँ, जो लगातार परिवार वालों के कॉन्टैक्ट में है, परिवार वालों से संपर्क में है, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरी साजिश में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, बेपर्दा हो रहा है, उसमें सोनम पर बहुत गहरे और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शुभम। सुरभि, राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी हमारे साथ हैं, जो शिलोंग भी गए थे जांच पड़ताल करने के लिए, और अभी उनके पास जो जानकारी आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है कि सोनम इंदौर आई थी और इंदौर में राज कुशवाहा से उसने मुलाकात भी गई थी, किराए के घर में भी रही थी, और क्या कुछ राजा रघुवंशी के साथ हुआ, कैसे उनकी बेरहमी से हत्या की गई। विपिन रघुवंशी खुद हमारे साथ हैं। ये आपके लिए बेहद मुश्किल पल है, और जो जानकारियाँ सामने आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली है। शिलोंग पुलिस से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आप लोगों को पता चला?
देखिए हमारी बातचीत उनसे ये हुई है, तो सोनम की प्लानिंग पे जो थी पहले, सोनम की प्लानिंग इसमें ऐसी थी पहले, तो सोनम जो चाहती थी तो राजा को जो 3 किलरों ने बुलाया गया था वहाँ पे, उन 3 किलर के द्वारा जो है एक हादसा दिखा के उसको धक्का देते हुए पहाड़ी में धक्का देके हादसा देखना चाह रहे थे वो लोग पहले। उसमें ये लोग सफल ना होते हुए फिर इन लोगों ने क्या करा, जब सफल नहीं हुआ, जब राजा इन पे तीनों जनों पे और सोनम पे हैवी हो चुका था, तो क्योंकि राजा जिम जाता था तो इन लोगों पे तो हैवी होना उसका वजह था, तो पीछे से किसी ने उसके गले पे वार करा पहले, विशाल नाम के आरोपी ने पीछे से गले पे वार करा। उसके वार करने के कारण राजा उसके बाद भी डटा रहा, उनसे लड़ता रहा। फिर सोनम पीछे चिल्लाती है मार डालो उसको, तो फिर पीछे से एक व्यक्ति पीछे से तलवार मारता उसके सिर पे, जो किस कारण जो राजा नीचे गिर चुका होता है। गिरने के कारण राजा के शरीर से बहुत खून गिर रहा था, तो जो कि उसके बाद में तीनों मिलकर उसको उठा के फेंकना चाह रहे थे। एक बात और आई थी कि सोनम ने उसे धक्का दिया था, ये बात आपको बताई पुलिस ने? नहीं, सोनम ने धक्का नहीं दिया। सोनम ने जो 3 लोग जो थे, 3 लोग उठा के फेंक रहे थे पहले नीचे खाई में, तो 3 लोगों से उठा के फेंकना इम्पॉसिबल हुआ था, क्योंकि राजा थोड़ा हेवी हो चुका गिरने के बाद में। तो उसके बाद सोनम ने उठा के इसको साथ में, तीनों लोगों के साथ में मिलकर सोनम ने उठा के फेंका नीचे खाई में उसको। शुभम, सवाल राज और सोनम के कनेक्शन पर भी करिएगा। सुरभि, आप बड़ी बात ये बड़ी बात है। दूसरा, इसमें सोनम के कपड़े पे छींटे लग चुके थे। जिस सोनम ने जो व्हाइट कपड़े पहने था, सोनम के पूरे कपड़े पे छींटे लग चुके थे, जो कि सोनम ने उस शर्ट को उतार के भी नीचे फेंका गया साथ में। अच्छा, इंदौर सोनम आई थी, इसको लेकर क्या जानकारी मिली, और राज और सोनम के कनेक्शन को लेकर क्या कुछ पुलिस ने बताया? देखिए, इंदौर जब सोनम आई थी, इसकी जानकारी हमको अभी मालूम पड़ी है। तो इंदौर आने के बाद में सोनम जो है राज के साथ में रही है और उससे किराए के मकान में रह के और बता रही है, मतलब वहाँ पे सब कुछ जानकारी पूरी खुल चुकी है तब से। इसके बाद भी सोनम के परिवार वाले जो है मानने को राजी नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता होगा इस बारे में। हम जानते हैं क्योंकि आपने वो तस्वीरें राज के परिवार वाले राजा के पता होगा इस बारे में। ये राज शख्स हम लोग शामिल 25 तारीख को यहाँ से निकले थे, वो सोनम 25 को इंदौर आ चुकी थी। ये चीज़ भी हम लोग को आज मालूम पड़ी है। ये राज तो आपके घर तक आ गया था सोनम के पिता को लेकर, और उनको ढाढ़स बढ़ा रहा था, घूम रहा था, खुद कार चला कर आया था। देखिए, राज को मैं पहले कभी जाना नहीं था, कोई देखा नहीं था मैंने, सिर्फ राज का सिर्फ नाम सुना था मैंने, जो मीडिया के माध्यम से जो कल मुझे मालूम पड़ा है राज कौन था। फिर वीडियो में देखा मैं, राज तो हाँ उसके पापा को साथ में लेके आया था। तो मैं जानता हूँ, जब तक मुझे लग रहा है तो या तो सोनम के पापा को पता नहीं होगा इस केस में जो इन्वॉल्व है, और ना ही गोविंद को पता होगा, क्योंकि इन्वॉल्व होता कभी तो या तो उसको नौकरी से निकाल लेते वो लोग। एक चीज़ और पता चली है कि सोनम की माँ को उसके अफेयर के बारे में पता था, और घर में ये कहा उसके पिता से कि इसकी जल्दी से शादी कर दीजिए, और उसके बाद फिर आनंद फानंद में शादी की गई। देखिए, इसमें जो है इसकी मम्मी को पूरा पता है, इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि हम लोगों को इतना पता है, अभी हमारे परिवार द्वारा हमको मालूम पड़ा इसके अंदर है। तो सोनम जो है, सोनम ने उसकी मम्मी से कहा था, मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं से शादी करना चाहती हूँ। इसकी मानस पे चिल्ला दिया उस टाइम पे। तो सोनम जो है, सोनम ने रूटली व्यवहार करके बोला था, मम्मी तुम जिससे मेरी शादी कराओगी ना, अब तो करा के दिखा दो, उसके साथ मैं क्या करती हूँ आप सब देखते रह जाना। फिर क्या सोनम अपने परिवार से भी संपर्क में थी इस पूरे 17 दिनों में? नहीं, इस परिवार से तो संपर्क में नहीं थी, इतना जानकारी मुझे है। लेकिन बड़ी बातें अब परिवार के जरिए भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल। और जितेंद्र मेरे सहयोगी एक और बड़ी खबर पर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सोनम रघुवंशी से मेघालय पुलिस के सवाल, जहां हनीमून से वापसी की टिकट क्यों नहीं ली, और पुलिस ने पूछा है कि हनीमून के दौरान भी राजा से संपर्क था। लाइव लोकेशन आरोपियों को क्यों भेजी? 23 मई को आपके साथ 3 लोग कौन थे? 22 मई को गाइड को साथ क्यों नहीं लिया? हनीमून के दौरान राज से क्या बात की? आपके और राज के खिलाफ पर्याप्त सबूत है? क्या राज के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस तरीके से सवालों की एक फहरिस्त तैयार की गई है, जितेंद्र बताएं। जी बिल्कुल, देखिए 13 सवाल अब तक पूछे गए हैं सोनम से, और उन 13 सवालों का जवाब कोई भी स्पष्ट तरीके से उसने नहीं दिया है। लेकिन जो बयान बाकी आरोपियों ने दिए, जो मौका वारदात पर मौजूद थे, उनको कोलैबोरेट करते हुए सोनम से एक बार फिर पूछताछ की गई थी। पूछताछ में काफी कुछ सोनम ने बताया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि आखिरकार गलती कहां पर हुई, सोनम कैसे पकड़ी गई, उसमें भी पता यह चला कि दरअसल आकाश नाम का जो शख्स था, जिस वक्त इन्होंने कत्ल किया, उस दौरान खून के छींटे सोनम के रेनकोट के ऊपर आ गए थे। राज जो आकाश था, आकाश की जैकेट के ऊपर आ गए थे। तो इन दोनों ने वहां पर मौके पर अपनी अपनी जैकेट छोड़ी थी, अपना रेनकोट उतारकर सोनम ने आकाश को दिया था। जल्दबाजी में आकाश ने भी उस रेनकोट को वहीं छोड़ दिया था, और इसी को ट्रैक करते हुए पुलिस सोनम और आकाश तक पहुंची थी। तो पूरा खुलासा हो चुका था। इस खुलासे के बाद बस जरूरत थी इनके बयान दर्ज करने की, तो बयान अब इनके दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस के पास पूरी पुख्ता एक तरीके से कहें जो कहानी है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब जरूरत उनके बयानों की है। तो लिहाजा इनके तमाम बयान की बात आपने यहां पर जितेंद्र की है, और चौंकाने वाली बात यही है कि सोनम ने कैसे हत्यारों से कहा मार दो इसे।
सोनम ने राजा की हत्या के लिए कहा, हत्या के लिए 20 लाख का लालच भी दिया और राजा के पर्स से 15,000 रुपए भी दिए। ओवर टू यू डॉक्टर दीपक रहेजा। अब बताइए, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं, ये आम मैं कहूंगी यंगस्टर्स ही हैं, किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब कुछ क्या एनालाइज कर पा रहे हैं इनकी साइकी को देखते हुए आप? देखिए, जैसा आपने कहा, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्रिमिनल मानसिकता में कोई कमी भी नहीं है। और अगर आप और गहराई से जाएंगे और एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो इनके व्यक्तित्व में आपको ऐसे गैप्स मिलेंगे जहां पे आपको नज़र आएगा कि व्यक्ति शायद प्रार्थी थे फॉर सम सीरियस इंटरवेंशन। और ये अभी हमारे पास सूत्र नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है, बट कोई भी व्यक्ति, देयर आर मेनी पीपल हु फॉल इन लव, देयर आर मेनी पीपल हु फील जिटर्ड, लेकिन हर व्यक्ति एक षड्यंत्र नहीं रच लेता कि कैसे इतना भयंकर मर्डर करना है। जैसे राज की माँ ने कहा कि वो आती थी सोनम और खुश सी नज़र आती थी, बातचीत करती थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आडंबर था, क्योंकि उसका जो अंजाम था, कहीं वो अपनी निर्धारित गति से मंजिल की तरफ पहुंच रहा था, वो अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही थी। सुपारी लेना, हायर्ड क्रिमिनल्स को इंडक्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत गूढ़ क्रिमिनल मानसिकता दिखाता है। ये कोई रेगुलर केस नहीं है, ये रेगुलर लोग नहीं हैं। कैसे वहाँ से फरार होना, फिर ऐसा दिखाना कि वो किडनैप होके गाजीपुर में आ गई है, उसका जो प्रेमी है वो क्रिमेशन में जा रहा है और राज की एग्जैक्टली सर, दे एक्टेड एज इफ एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल, सब कुछ इतना नॉर्मल है। लेकिन क्या यही एक वजह हो सकती है कि सोनम भी सरेंडर कर पाई, क्योंकि वो देख चुकी थी कि अब राज भी पूरी तरीके से फंस चुका है। हालांकि इस प्लानिंग को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, इसके साथ साथ एक और बड़ा खुलासा, सोनम ने शादी से पहले ही विधवा होने की प्लानिंग कर ली थी और सोनम ने आरोपी राज से यह वादा किया था, विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी। राजेश्वरी मैम, कितने पर्याप्त सबूत हैं इस पूरे मामले में जो वाकई आने वाले वक्त में सोनम और सोनम के साथ बाकी आरोपियों को फंसा सकते हैं? सुरभि जी, ये जो मैंने पहले ही बताया कि ये अगर बीवी इन्वॉल्वमेंट है, बीवी की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे भयंकर दुर्घटना, इसमें घटना में, मर्डर केस में, तो बीवी वो कभी नहीं आएगी कि मैंने मर्डर मैंने किया। दो शी इज द आई विटनेस। अगर वो आई विटनेस है तो वो कन्फेस नहीं करेगी कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो ये पूरा मैंने जैसे बताया चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसमें अभी पहले होता था कि ओरल एविडेंस के आधार पे हमारी न्याय संहिता में था कि केस प्रूव किया जाता था। अब ये डिजिटाइजेशन का हीरा चल रहा है, उसमें होगा कि सेक्शन 63 जैसे मैंने बताया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ये पूरा डिजिटाइजेशन चेन कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि पुलिस के सामने अगर इसने कन्फेस भी किया है, सेक्शन 23 बोलता है अब अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कि ये उसका लीगली एडमिसिबल नहीं है लॉ में। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस चेन को कंप्लीट करती है, एस्टैब्लिश करती है, प्रूव करती है विद दैट द रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, देन ओनली ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है बिफोर द पुलिस वो अमाउंट किया जाएगा। एक लिमिटेड स्कोप होता है उसका, प्रूव द थ्योरी ओनली। तो ये हाँ, वो कल अगर बोलती है कि नॉट गिल्टी तो ये ट्रायल पूरा चलेगा। भले ही जितना आपको लग रहा है कि इसमें लूप होल्स है, अगर वो अपना बयान स्टेटमेंट चेंज करते रहेंगे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो चार्जेस बनाए गए आफ्टर चार्जशीट और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, उसमें 5 होंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कॉमन इंटेंशन है, मोटिव है, इसमें है मर्डर, तो ऑलरेडी प्राइमा फेसी इज द मर्डर केस, और उसमें है कि डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। अभी जैसे बताया कि उन्होंने व्हाइट जैकेट फेंक दिया, ये आ जाता है कि 238 अभी जो आईपीसी इसमें भारतीय न्याय संहिता में बना है। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड कर रही है तो वो भी उसमें भी चार्ज लगेगा, सेक्शन 58 ऑफ BNS। तो ये सारा जो लीगल प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन अगर अपना कॉन्क्रीट अपना एस्टैब्लिश करती है दिस थ्योरी को, तो ये बहुत इजी हो जाएगा टू कंडक्ट द ट्रायल। और जैसे ये अभी भी गाइडलाइंस है, शरद चंद्र विधि चंद्र जो सेटल्ड लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एक 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स है, इट हैज टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये पूरा लीगल प्रोसीजर है जो कि ये अभी सारा पार्ट होगा
कोर्ट्स एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आपने बहुत आसानी से ये समझा दिया कि आखिर इन तमाम एविडेंसेस को देखते हुए आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन सोनम के सरेंडर पर एक बड़ी खबर है, जहां प्रेमी राज की गिरफ्तारी से ही सोनम घबरा गई थी और गाजीपुर के ढाबे पर पहुंचकर उसने सरेंडर किया। एक और बड़ी खबर, जहां राजा के अंतिम संस्कार में खुद राज शामिल हुआ था, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। वो तस्वीरें और वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि रोते हुए अंतिम संस्कार में राज शामिल हुआ और वीडियो में भावुक भी नजर आया आरोपी राज। अब सोनम के पिता देवी सिंह को वो सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। सोनम के परिजनों को लेकर ही वो ससुराल पहुंचा था। इस बीच राजा रघुवंशी के दोस्त भी राज कुशवाहा के बारे में जानते थे। टीवी 9 संवाददाता शुभम गुप्ता ने राजा के दोस्त अभिषेक से बात की, क्या कहा सुनिए। वो वीडियो हमने देखा है जो आपके पास है, आप सोनम रघुवंशी के पिताजी का सहारा बने हुए, एक साइड में लेफ्ट में आप हैं, राइट में वो हैं, क्या पूरी जानकारी आपको? एक्चुअली जब वो आया था तो हमें तो पता नहीं था कि ये लड़का कौन है, बट हाँ ये पता चला था कि ये लड़का इनके यहाँ काम करता है, तो उसके पापा के साथ ही था, सोनम के पापा के साथ ही था वो। और हम उसके सोनम के पापा की हालत ऐसी नहीं थी कि उनसे चला जाए, तो एक साइड में मैं सहारा बन के उनका कंधा मतलब संभाल रहा था और एक साइड वो खड़ा था, तो हम दोनों उनको बाहर लेकर आए थे, उनके सोनम के पापा को। जब आज मॉर्निंग में जब फ़ोटो आया उस आरोपी का, राज कुशवाहा का, जब मैंने उसको पहचाना कि ये लड़का यहाँ पे आ चुका है शव यात्रा में। तो यहाँ पर किसी परिवारजन ने उसको पहचाना नहीं, या यूँ कहें कि आप लोग तो उसे पहचानते ही नहीं थे, कोई भी पहचानता था राजा के घर से, परिवार से? हम लोग नहीं पहचानते थे उसको कि ये कौन है। हाँ, उसके घर पे कुछ सालों से काम कर रहा है ये, तो उनके घर का बहुत करीबी था शायद ये। हाँ, वहाँ पड़ोसियों ने भी बताया कि वो वहाँ पर आता जाता था उसके घर में। अभी परसों तक तो शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसी के घर पे था वो। अच्छा, ये बताइए कि राजा चूँकि आपके अच्छे दोस्त थे, 10 सालों से आपका साथ है, कभी राजा ने डिस्कस किया हो, चूँकि हर कोई अपने दोस्त से हर बात शेयर करता है, कभी राज कुशवाहा का जिक्र आया था कि ऐसा कोई लड़का है, या सोनम के कभी साथ में था या पीछे पड़ा था, या ऐसी कोई बात? एक्चुअली क्या होता था कि जब राजा की शादी हुई थी तो राजा सोनम को फ़ोन भी लगाता था, बट सोनम थोड़ी सी बिजी रहती थी। अब बिजनेसमैन थे दोनों, अब राजा भी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेसमैन है, तो समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा सा बिजी रहता है इंसान। बट उस टाइम इतनी बातें नहीं हो पाती थी हमारी, या तो राजा और सोनम की भी इतनी भी ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी, तो उसने भी कुछ जिक्र नहीं किया था इस बारे में कि राज करके कोई है। और आरोपी राज कुशवाहा की मां का बयान, मेरा बेटा गलत काम नहीं कर सकता, काम के सिलसिले में फोन करती थी सोनम, राज का सोनम से अफेयर नहीं था। आरोपी राज कुशवाहा की बहन का बयान भी सामने आया। राज कुशवाहा की बहन ने कहा कि मेरा भाई निर्दोष है, मेरे भाई का किसी से अफेयर नहीं है। सबसे बता रहे कि मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक जने हो बताओ, दो बताओ, मेरे जान हम सोनम को नहीं जानते, तो हम ये जानते काम पे लड़का हमारा ज्यादा था। गोविंद उसका सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का, गोविंद उसका, बस वही रहना, सबको सुनना, गोविंद उसका भाई था। मेरा राज 2 साल हो गए काम पे जाता था। आप लड़कियां भी काम करती थी, मैं बता, लड़कियां भी काम करते थे, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। गोविंद भैया का भी फोन आता था कि राज ये काम करना, गाड़ी भरवाना है। सोनम का भी फोन आता था, जो लड़कियां वहाँ काम करती है, देशना है, और प्रियांशी थी, उसका भी फोन आता कि राज काम करना है, गाड़ी भरवाना है, गोदाम में ये काम है, तो काम पे जाता था। अब उसमें आप बोलो कि सोनम से बात करता था। शादी में इसलिए नहीं गया, वो बोल रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा तो मम्मी महीने का किराया कैसे भरेंगे, अब ये जुलाई में बच्चों के एडमिशन कैसे कराऊंगा, इसलिए नहीं गया। इसलिए राज को कितने बजे ले गई पुलिस, कब की बात? हमको नहीं मालूम, कितनी बार बोलेंगे, हमें नहीं मालूम। राज घर पे नहीं था, राज बिक्की के घर में था, तो हमें लगा कि डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गया, मोबाइल बंद बताया, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो मोबाइल रात बुखार न करा। फिर गोविंद भैया को फोन लगा, गोविंद भैया बताया कि उसको कि राज को पुलिस ले गई। हम देख, जब से हम एक पानी गए, एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाए, जब से मोबाइल में देखा
गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं, आप ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूँगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूँगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर की नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफ़ी आगे है हमारा गांव। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। मामले की इन्वेस्टिगेशन अब जारी है। मेघालय पुलिस को सभी आरोपी हैंडओवर किए जा चुके हैं। ऐसे में जांच और जांच में इनके बयान, शारदा प्रसाद सर, कितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने डिटेक्टिव साहब को भी सुना और वकील, दोनों ने कहा इनके बयान आने वाले वक्त में बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। शारदा प्रसाद सर जी, सचमुच इनके बयान बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, पर बयान जो है वो पुलिस को जो दिए गए हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह पर हैं। Exactly. पर जो इम्पोर्टेंट बयान है ये जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए जाएंगे। ओके। और ये बयान आपस में कॉन्फ्रंट किए जाएंगे। एक व्यक्ति ने कोई बयान दिया, दूसरे ने कोई बयान दिया, दोनों को सामने बैठा करके बातचीत की जाएगी कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इसको लेकर के भी कुछ रिकॉर्डिंग होगी और जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने इनके रिकॉर्ड कराए जाएंगे। वो अल्टीमेटली कोर्ट में वैल्यूएबल होगा। और अभी जो कोई रिश्तेदार कुछ कह रहा है, कोई अपना ओपिनियन एविडेंस दे रहा है, ओपिनियन एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वही आगे बढ़ेगा, तभी फायदा होगा। बिल्कुल, लेकिन सोनम पर वो सवाल और लगातार हो रहे सनसनीखेज खुलासे जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।